तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय जो है मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम का दौर चालू है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी के, उन सभी के लिए मैं इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर्स लेकर के आ रहा हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा जो पिछला वीडियो था वो था उद्यमिता विकास के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, तो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मैंने पिछला वीडियो बनाया था। इस बार भी मैं सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ही आज का वीडियो लेकर के आया हूँ। तो सेकंड ईयर के सभी संकाय के स्टूडेंट, चाहे वो बीए के हो, बीएससी के हो, बीकॉम के हो, बीबीए के हो, बीसीए के हो या बीएचएससी, किसी भी संकाय के स्टूडेंट हो और चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के हो मध्य प्रदेश की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा विभाग का सिलेबस जो है वो चलता है, वो लागू है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर जो सेकंड ईयर का जो इस साल का जो आपका जो सिलेबस है, तो उसमें आपको फाउंडेशन कोर्स में जो सेकंड फाउंडेशन कोर्स है उसका एक पेपर है उद्यमिता विकास का और एक है महिला सशक्तिकरण का। तो आपका जो उद्यमिता विकास का पेपर है उसका लेक्चर मैं पिछली बार बना चुका हूँ, पिछले वाले वीडियो में बना चुका हूँ। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं महिला सशक्तिकरण के ऊपर। तो जो आपका दूसरा पार्ट है फाउंडेशन कोर्स का, उसमें जो महिला सशक्तिकरण वाला पेपर है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी परीक्षा जो है ओएमआर शीट पे होती है और उसमें आपको 4 ऑप्शंस रहते हैं हर एक क्वेश्चन के, और उसमें से जो ऑप्शन सही रहता है उस पे आपको गोला भरना होता है। तो मैं इसीलिए जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है कि वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस उनको मिल नहीं पाते हैं, तो वो मुझसे कई बार जो है कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि सर हमको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप करवा दीजिए, तो हमको थोड़ा आसानी रहेगी। तो इसलिए मैं आज भी आपके लिए जो है महिला सशक्तिकरण पेपर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को करवाने वाला हूँ। तो इसमें जो महिला सशक्तिकरण वाला जो पेपर है आपका, ये यहाँ नीचे आपको जो दिख रहा है इसका सिलेबस, तो इसमें टोटल कितनी यूनिट है? इसमें जो है टोटल 4 यूनिट देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, तो 4 यूनिट देखने को मिलेगी। तो चारों यूनिट जो हैं आपकी, ये कितने कितने, ये चारों यूनिट जो है इसका आपका जो पेपर आएगा वो 50 नंबर का रहेगा। 50 नंबर का उद्यमिता विकास रहेगा, 50 नंबर का महिला सशक्तिकरण रहेगा। तो आपको इसमें 17 मार्क्स लाने पड़ेंगे पास होने के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट यूनिट से। महिला सशक्तिकरण की जो पहली यूनिट है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं। प्रयास रहेगा कि इसी जो आपका ये वीडियो लेक्चर है इसी में हम सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कर दें, नहीं तो फिर दूसरा पार्ट बनाना पड़ता है। तो इसलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, डायरेक्ट मैं आंसर ही बोलूँगा, चारों ऑप्शंस नहीं बोलूँगा, नहीं तो चारों ऑप्शन में काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सी रणनीतियों कौन सी रणनीतियाँ महिलाओं को अधिक सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में सहायता करती है? इसका आंसर है शिक्षा तक उत्तम पहुँच। विकासशील देशों में लड़कियों के माध्यमिक शिक्षा से वंचित रखने का कारण। तो विकासशील जो देश रहते हैं उसमें लड़कियों के माध्यमिक शिक्षा से वंचित रहने का कारण क्या है? अधिक शुल्क, घरेलू कार्य, बाल विवाह, ये सभी है, इसलिए इसका आंसर है उपरोक्त सभी। महिला सशक्तिकरण के लिए प्राथमिकता का अर्थ है महिलाओं को मतदान का अधिकार, महिलाओं को सशक्त बनाना, नारी शक्ति, ये सभी इसका आंसर है, इसलिए उपरोक्त सभी इसका आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किसे छोड़कर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में सभी सम्मिलित है? तो इसे छोड़कर, तो देखिए कन्या भ्रूण हत्या भी जो है हिंसा है महिला के प्रति, घरेलू शोषण भी हिंसा है, ऑनर किलिंग भी हिंसा है। तो महिलाओं को जीवन साथी चुनने का अधिकार देना ये जो है कोई हिंसा नहीं होती, इसलिए जो है इसका आंसर बा वाला है। घरेलू हिंसा में सम्मिलित हैं केवल शारीरिक हिंसा, केवल मानसिक हिंसा, घर के भीतर हिंसा, ये सभी होते हैं, इसलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी है। महिला आंदोलन में विभिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया है, जागरूकता का प्रसार, न्याय प्राप्त करना, भेदभाव से लड़ना, ये सभी इसके हैं उपयोग, तो इसलिए उपरोक्त सभी इसका आंसर है। महिलाओं के कल्याण के लिए संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों का चयन कीजिए।
तो महिलाओं के कल्याण के लिए संसद द्वारा कौन कौन से कानून बनाए? विशेष विवाह अधिनियम 1955, दहेज निषेध अधिनियम 1961, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, ये सभी हैं। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। भारत में महिलाओं के साथ राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, उपरोक्त सभी में भेदभाव किया जाता है। श्रम का यौन विभाजन दर्शाता है कि पुरुषों एवं महिलाओं के मध्य विभाजन निर्धारित करने का कार्य। एक पुरुष या महिला जो पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करती है वो नारीवाद कहलाता है। महिला सशक्तिकरण महिलाओं के उत्थान के लिए है। विधवा पुनर्विवाह के विचार का समर्थन किसके द्वारा किया गया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा। 1960 के दशक में से अब तक कितने देशों में महिलाओं ने नेतृत्व किया है? 57 देशों में, 57 में। कुल प्रजनन दर में गिरावट उन देशों में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य है जहां महिलाओं ने शिक्षा तक पहुंच प्राप्त की है। लैंगिक समानता एक ऐसी समस्या है जिसमें सभी समाज, महिला तथा पुरुष एक समान है। महिला सशक्तिकरण का भाग क्या नहीं है? महिलाओं का अपराध करने का अधिकार। अल्तेकर के अनुसार महिलाओं की स्थिति में स्पष्ट रूप से गिरावट गुप्त काल में प्रारंभ हुई। अगला क्वेश्चन है, विकासशील कार्यों में लड़कियों के माध्यमिक शिक्षा छूटने का कारण? अधिक शुल्क, घरेलू कार्य, बाल विवाह, ये सभी कारण इसके हैं। वर्ष 1917 में गठित भारतीय महिला संघ की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। राज्य विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? शानू देवी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? लीला सेठ। प्रारंभिक दिनों में आंख बंद करके विश्वास करते थे कि पुरुष श्रेष्ठ है। भारत की प्रथम महिला चिकित्सक मुथुलक्ष्मी अम्मेर है। डॉक्टर मुथुलक्ष्मी ने 1956 में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त किया। उच्च मातृ मृत्यु दर में योगदान करने वाले कारकों को चिन्हित कीजिए। शीघ्र विवाह। महिलाओं के लिए पहला अनुसंधान केंद्र 1974 में स्थापित किया गया था। SNDT महिला विश्वविद्यालय इसका आंसर है। आशा का अर्थ है मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। पारिवारिक महिला लोक अदालत कार्यक्रम 1996 में किसके द्वारा आरंभ किया गया था? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन महिला सशक्तिकरण का एक प्रकार है? राजनीतिक सशक्तिकरण। मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वीडियो थोड़ा स्पीडली चल रहा है, मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ, तो आप जो है यूट्यूब में स्लो डाउन करने का भी ऑप्शन रहता है, तो आप इसको स्लो करके भी सुन सकते हैं। मैं स्पीड में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका जो है वीडियो ज़्यादा लंबा ना खींचे। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महिला अधिकार में यह सम्मिलित नहीं है। दहेज प्रथा। नारीवाद में कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है? पुरुषों का प्रत्येक क्षेत्र में विरोध करना। मी टू का अर्थ मैं भी या मेरे साथ भी आंदोलन में कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है? यह आंदोलन केवल राजनीतिक आंदोलन है। मी टू आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? अमेरिका में। केशव चंद्र सेन ने स्त्रियों के उद्धार के लिए 1860 में कौन सी सभा बनाई? संगत सभा। बाल विवाह का विरोध करने वाले प्रमुख समाज सुधारक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 1854 में के किस अधिनियम में स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया? चार्ल्स वुड। महिलाओं के विकास में पारित विधेयक? भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, ये सभी इसके आंसर है, इसलिए उपरोक्त सभी। गांधी मातृत्व सहयोग योजना वर्ष 2010-11 में प्रारंभिक तौर पर कितने जिलों में प्रारंभ की गई थी? 52 जिलों में। तो यहीं समाप्त होते हैं आपके फर्स्ट यूनिट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब आते हैं हम सेकंड यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। तो सेकंड यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है आपका, महिला हेल्पलाइन योजना प्रारंभ की गई थी 2015 में।
मंगल दिवस योजना किसके द्वारा आरंभ की गई थी? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी योजना लड़कियों को शिक्षा और उनके कल्याण के लिए प्रदान की जाती है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं की तस्करी की रोकथाम में सहायता तथा बचाव, पुनर्वास, पुनः एकीकरण तथा प्रत्यावर्तन के लिए सहायता प्रदान करती है? उज्ज्वला योजना। महिला योजना के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता है? स्टेप योजना। प्रियदर्शिनी योजना प्रदान करती है महिला सशक्तिकरण। मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्रों में आजीविका, महिलाओं को कानूनी, राजनीतिक एवं स्वास्थ्य सुविधाएं देना। ये सभी इसके आंसर है, उपरोक्त सभी। महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन कब प्रारंभ किया गया था? 15 अगस्त 2011 में। ग्रामीण महिलाओं के लिए छात्र स्वयं सेवकों की भागीदारी के माध्यम से कौन सी योजना सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देती है? प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1856 में। किस योजना का उद्देश्य लिंग चयनात्मक गर्भपात को रोकना, बालिकाओं के अस्तित्व एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करना तथा बालिकाओं को की शिक्षा सुनिश्चित करना है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। समान वेतन अधिनियम यह दर्शाता है कि कानून में प्रावधान है कि पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य हेतु समान मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना क्या करने का उद्देश्य रखती है? महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करना। भारत में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? ललिता कुमार मंगलम। बेबी मांझी यामिदा विरुद्ध भारत संघ का मामला किसके संदर्भ में है? सेरोगेसी। समान पारिश्रमिक अधिनियम समान काम के लिए पुरुषों और महिलाओं को समान मजदूरी का प्रावधान करती है। समाधार गृह योजना क्या करती है? ये घर या अन्य स्थानों पर हिंसा से पीड़ित महिलाओं को अस्थायी आवास, रखरखाव एवं पुनर्वास केंद्र प्रदान करती है। सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2015 में। किस योजना का उद्देश्य महिलाओं के लिए ई लर्निंग मॉड्यूल एवं कौशल विकास के माध्यम से सीखने के वातावरण में वृद्धि करना है? नंदघर योजना। ई संवाद पोर्टल क्या करता है? यह गैर सरकारी संगठनों एवं नागरिक समाज को महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रालय के साथ बातचीत करने में सहायता करता है। प्रधानमंत्री वंदना योजना क्या करती है? गर्भवती महिलाओं हेतु सुरक्षित प्रसव एवं अच्छे पोषण को सुनिश्चित करती है। 15 अगस्त 2019 को कौन सी योजना आरंभ की गई थी? राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध एवं निवारण अधिनियम 2013 किस पर आधारित नहीं है? संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट उपधारा 1 के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन को एक अवधि के भीतर निपटाने का प्रयास करेगा। इसकी पहली सुनवाई की तिथि से 60 दिन। NCW का फुल फॉर्म क्या है? पूरा नाम क्या है NCW का? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। कौन सा हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम महिलाओं को उनकी पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी सुनिश्चित करता है? 1956। दहेज निषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? 1961 में। लड़कियों को देवता को समर्पित करने की प्रथा को देवदासी प्रणाली के रूप में जाना जाता है। महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986 किसी भी रूप से महिलाओं के चित्रण पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है, जो कि इस प्रकार है: महिलाओं के लिए अश्लील, महिलाओं को बदनाम करना, महिलाओं की सार्वजनिक नैतिकता को भ्रष्ट करना या उन्हें चोट पहुंचाना। ये सभी इसके ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य नहीं है? अपराध के अपराधियों के लिए दंड की अनुशंसा करता है। सती प्रथा को किस वर्ष कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया था? 1829 में। सती प्रथा समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित किया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी द्वारा पारित किया गया था। अंग्रेजों के द्वारा भी सही काम किया गया था मतलब। बाल विवाह अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम भी कहा जाता है।
बाल विवाह अधिनियम 1929 के अनुसार लड़कियों के लिए विवाह की आयु 14 निर्धारित की गई थी। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 में पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पुत्रियों और पुत्रों के लिए समान उत्तराधिकारी प्रदान करता है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के द्वारा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था 1956 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। कौन सा अनुच्छेद जाति, पंथ, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है? अनुच्छेद 15। महिलाओं की गरिमा को कम करने वाली प्रथाओं का त्याग मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित है। महिला समृद्धि योजना कार्यक्रम मुख्य रूप से महिला सशक्तिकरण के लिए आरंभ किया गया था। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध एवं निवारण अधिनियम 2013 लागू होता है संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों में। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 प्रत्येक संगठन को महिला कर्मचारी द्वारा दर्ज की गई यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए एक समिति बनाने का आदेश देता है। उस समिति को कहा जाता है आंतरिक शिकायत समिति। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज देने या लेने या मांगने या स्वीकार करने की क्या दंड है? 6 महीने तक की कैद या 5,000 रुपये तक का जुर्माना। आईपीसी की धारा 304 बी के अनुसार यदि किसी महिला के विवाह के X वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है तो इसे दहेज मृत्यु कहा जा सकता है, जहां X है 7 वर्ष। यदि किसी महिला की गर्भावस्था पहली तिमाही 12 सप्ताह के भीतर होती है तो गर्भावस्था के चिकित्सकीय समापन MTP के लिए एक डॉक्टर की राय आवश्यक है। यदि किसी महिला की गर्भावस्था 12 सप्ताह से अधिक तथा 20 सप्ताह तक की होती है तो गर्भावस्था की चिकित्सकीय समापन MTP के लिए 2 डॉक्टर्स की राय आवश्यक है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP जब कोई मेडिकल इमरजेंसी ना हो तो यह हो सकता है, एक बार और बोल देता हूं मैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP जब कोई मेडिकल इमरजेंसी ना हो तो यह हो सकता है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा अधिकृत स्थान। भारतीय कानून के अनुसार विवाह की न्यूनतम आयु कितनी है? महिलाओं के लिए 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष। भारत में एक अजन्मे बच्चे के प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण में वैध रूप से बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जाती है। किसी भी विशिष्ट कार्य के लिए न्यूनतम मजदूरी यदि कार्य समान है तो लिंग से स्वतंत्र है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में दिए प्रावधान का अभिप्राय यह नहीं है पुरुषों की तुलना में महिलाओं का न्याय पाने का कानूनी अधिकार कम है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में दिए गए प्रावधान का अर्थ यह नहीं है महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा राज्य कम अधिकार दे सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23-24 का यह अर्थ नहीं है। कौन सा अर्थ नहीं है? महिलाओं की गरिमा बनी रहे इसलिए यह प्रावधान नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 39 का यह आशय गलत है। महिलाओं को इस अधिकार के अंतर्गत आर्थिक न्याय प्राप्त नहीं है। संविधान की धारा 19 से 22 में महिलाओं को दिए गए स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का यह अर्थ नहीं है देश के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता न होना। संविधान की धारा 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध दिए गए अधिकार का महिलाओं के संदर्भ में यह आशय नहीं है कि 14 वर्ष की आयु की महिलाओं से कारखाने में काम कराना। संविधान की धारा 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का महिलाओं के संदर्भ में यह अर्थ गलत है। देखिए यहाँ नहीं है चीजें बोल रहे हैं, मतलब कि जो चीज नहीं है केवल उसको पॉइंट आउट किया, मतलब बाकी तीनों चीजें है और जो चीजें नहीं है केवल हम उसको आंसर बना रहे हैं क्योंकि यहाँ नहीं है पूछा है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है संविधान की धारा 25 से 28 के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का महिलाओं के संदर्भ में यह अर्थ गलत है। कौन सा अर्थ गलत है? कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में जबरन अपने धर्म को अपनाने के लिए छात्र छात्राओं को प्रेरित करता है, ये नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 39 के अंतर्गत समान कार्य के लिए समान वेतन का उपबंध का यह गलत अर्थ है,
एक चपरासीन या महिला आईएएस के वेतन में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार महिलाओं के मातृत्व का ध्यान रखते हुए प्रत्येक महिला को प्रसूति अवकाश का अधिकार है, परंतु इसका यह आशय नहीं है कि एक महिला कितनी भी बार कितनी ही अवधि का प्रसूति अवकाश प्राप्त कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 46 के में प्रदत्त व्यवस्था का यह आशय गलत है। महिला के उत्पीड़न को उन्मूलन हेतु यह प्रावधान। भारतीय संविधान भाग 4 के अनुच्छेद 51(3) के अनुसार महिलाओं को पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन में 1/3 स्थान के आरक्षण का प्रावधान का यह आशय नहीं है कि 1/3 महिलाओं के पद ही होंगे, शेष पुरुषों के लिए होंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 325 में महिलाओं के लिए यह प्रावधान नहीं है। जिनके नाम निर्वाचक नामावली में नहीं है, उन महिलाओं को आधार कार्ड दिखाने पर मतदान में भाग लेना। महिला सशक्तिकरण हेतु संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना में लेख है कि लिंग के आधार पर सभी से समानता का व्यवहार होगा, जिसका अर्थ ये नहीं है कि महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान नहीं देना। महिलाओं को भारतीय संविधान के अंतर्गत धारा 14-18 में समानता का जो मौलिक अधिकार है, उसका यह अर्थ नहीं है कि सरकारी नौकरियों में समान अवसर ना होना। संविधान की धारा 29-30 का संस्कृति व शिक्षा के अधिकार का यह आशय नहीं है कि शिक्षा पाने से रोकना। तो मैं जब आपको ये नहीं है या इस टाइप के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो आपको इसमें क्या है कि तीनों जो ऑप्शन है वो पढ़ने पड़ेंगे, और जो नहीं है वो ऑप्शन अपन हाईलाइट करें, क्योंकि इनने नहीं है पूछा तो अपन वो आंसर बोल रहे। बाकी तीन जो चीजें हैं तो उसको तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आराम से शांति से इसको तीनों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। सिर्फ आंसर पढ़ने से नहीं होगा, तो आप इसके तीनों ऑप्शन भी साथ में पढ़े। तो वीडियो को पॉज बीच में रोक करके पढ़े। संविधान की धारा 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार की जो व्यवस्था है, उसका यह तात्पर्य नहीं है कि महिलाओं के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कार्य करना। संविधान की धारा 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का यह विकल्प त्रुटिपूर्ण है कि महिला के लिए समान सिविल संहिता न लाना। महिला सशक्तिकरण से संबंधित ये कानून नहीं है। कौन सा कानून नहीं है? महिला संगठन के सम्मेलन में भागीदारी। मध्य प्रदेश राज्य की प्रतिभा किरण योजना का में यह प्रावधान नहीं है। इसमें 1000 रुपए प्रतिवर्ष दे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रारंभ की गई थी 2015 में। अब आ जाते हैं हम तीसरी यूनिट में। तो देखते हैं कि तीसरी यूनिट में क्या क्वेश्चंस हैं। उसके बाद में सिर्फ एक यूनिट हमारी बचेगी। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो चीजें जैसे नहीं है और इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, तो आप उसमें जरूर वीडियो को रोक करके सारे ऑप्शंस को पढ़ें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऑप्शन आपको समझ में ना आए लास्ट में, इसलिए आप उसको ढंग से पढ़ें इस वीडियो को रोक के। तो अभी स्टार्ट करते हैं थर्ड यूनिट के क्वेश्चंस को। किस समाज सुधारक ने सती की प्रथा के उन्मूलन की दिशा में कार्य किया था? राजा राम मोहन रॉय। आधुनिक भारत की समस्या में सम्मिलित है दहेज, प्रसूता, मृत्यु दर, कुपोषण, ये सभी। महिलाओं पर अत्याचार के उदाहरण है घरेलू हिंसा, अपमान, बलात्कार, ये सभी। अपने पति के अंतिम संस्कार में महिलाओं को जलाकर डालने वाले कौन सी सामाजिक कुप्रथा थी? सती। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया था 1975 में। सती क्या है? सती अनुष्ठान, मृत्यु है। महिला स्वयं सहायता समूहों का अंतिम लक्ष्य सशक्तिकरण है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था 31 जनवरी 1992 में। वन स्टॉप सेंटर योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2015 में। महिलाओं के पिछड़ेपन का मुख्य कारण है रूढ़िवादी समाज, महिलाओं की आर्थिक निर्भरता, अशिक्षित महिलाएं, उपरोक्त सभी इसके आंसर हैं। निम्नलिखित में से कौन महिला सशक्तिकरण में सहायक एजेंसी नहीं है? आरबीआई। इनमें से कौन महिला सशक्तिकरण की समस्या है? घरेलू हिंसा, बाल विवाह, लिंग भेदभाव, ये सभी है। घरेलू हिंसा में सम्मिलित है घर के अंदर हिंसा। कन्या भ्रूण हत्या, छेड़खानी किसका उदाहरण है? सामाजिक हिंसा का।
स्वतंत्रता के पश्चात की अवधि में महिला संगठनों द्वारा निम्नलिखित विवादों में से कौन सा विवाद नहीं उठाया गया? पुरुष कामगारों को महिला कामगारों से बदलना। भारत में महिलाओं को किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? शिक्षा, गरीबी, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये सभी। सामाजिक संरचना जो महिलाओं पर पुरुषों की शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक शक्ति को संस्थापित करती है, पितृसत्ता कहलाती है। स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं की समस्या में सरकार की प्रतिक्रिया में परिवर्तन का कारण है महिला आंदोलन के भीतर कार्यों के लिए समस्याओं एवं एजेंडे में परिवर्तन, महिलाओं की समस्याओं पर शोध, ये दोनों इसके आंसर है। SHG में बचत एवं ऋण गतिविधियों के संबंध में अधिकांश निर्णय समूह के सदस्य द्वारा लिए जाते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करने वाला एक गैर सरकारी संगठन है आशा। निम्नलिखित में से कौन महिला विकास NGO नहीं है? सदन। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों के लिए स्वयं का प्रतिनिधित्व करना। महिला सशक्तिकरण में गैर सरकारी संगठनों को निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका है? SHG को प्रभावी एवं टिकाऊ संस्थानों को बढ़ावा देना और विकसित करना, महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना, दुर्व्यवहार, यौन उत्पीड़न, एसिड अटैक, बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न के शिकार लोगों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता और मार्गदर्शन, ये सभी इसके आंसर हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने में गैर सरकारी संगठनों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? वित्त के क्षेत्र में समस्या, कर्मियों के क्षेत्र में समस्या, कार्यक्रम की पहचान तथा क्रियान्वयन के क्षेत्र में समस्याएं, ये सभी इसके आंसर हैं। SHG का कितना प्रतिशत विशेष रूप से महिलाओं का है? 90%। एक स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होते हैं? 10 से 20। निम्नलिखित में से कौन SHG का उद्देश्य है? महिलाओं के आत्मविश्वास तथा क्षमताओं को बढ़ाना, महिलाओं के मध्य सामूहिक निर्णय लेने का विकास करना, महिलाओं में बचत की आदत को बढ़ावा देना, ये सभी इसके आंसर है। निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह का लाभ नहीं है? महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में सहायता नहीं करता। पंचायती राज संस्थाएं अस्तित्व में आई है। 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम। पंचायत राज अधिनियम जो स्थानीय निकायों में महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान करता है, वर्ष 1993 में संशोधित किया गया था। महिलाओं के प्रति पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को विकास प्रशासन में भाग लेने के लिए तैयार करना। भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थान में सीटें आरक्षित है। नगरपालिका में महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सीटों के लिए कौन सा अधिनियम प्रदान किया जाता है? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। पंचायती राज व्यवस्था में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित है? 1/3। NGO का पूरा नाम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गैर सरकारी संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं? पर्यावरण नीति तैयार करने में। भारत में SHG की उत्पत्ति का पता स्वरोजगार महिला संघ सेवा के गठन से लगाया जा सकता है 1970 में। 2 विश्वविद्यालय हैं जिनका नाम अहिल्याबाई के सम्मान में रखा गया है। एक इंदौर मध्य प्रदेश में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय और दूसरा सोलापुर महाराष्ट्र में पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर विश्वविद्यालय है। रानी अहिल्याबाई के पिता क्या थे? पेशवा। अहिल्याबाई की राजधानी थी महेश्वर। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के वर्तमान अहमदनगर जिले के किस गांव में हुआ था? चौंदी में। होलकर मूल रूप से थे मराठा। प्रसिद्ध रानी अहिल्याबाई का संबंध किस स्थान से था? महेश्वर। 1754 में अहिल्याबाई के पति खांडेराव होलकर किस युद्ध में मारे गए थे? कुंभेर की लड़ाई। अहिल्याबाई नर्मदा नदी के तट पर एक तीर्थ स्थल पर रहती थी जिसे महेश्वर कहा जाता है। भारत गणराज्य द्वारा अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? 25 अगस्त 1996 में। अहिल्या देवी होलकर के जीवन पर आधारित पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी?
मातोश्री। किस नगर के हवाई अड्डे का नाम देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा उनके सम्मान में रखा गया था? इंदौर। आधुनिक समय की महिला अहिल्याबाई के शासन को इंदौर के इतिहास में एक स्वर्ण युग के रूप में स्मरण किया जाता है। उनकी मृत्यु कब हुई? 13 अगस्त 1795 में। रानी अहिल्याबाई हिंदू मंदिरों की एक महान अग्रणी एवं निर्माता थी। उन्होंने संपूर्ण भारत के सैकड़ों मंदिरों एवं धर्मशालाओं का निर्माण किया। किस प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक मंदिर परिसर एवं गलियारे में उनकी प्रतिमा स्थापित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई थी? काशी विश्वनाथ, वाराणसी। अहिल्याबाई होलकर को किस ब्रिटिश इतिहासकार ने द फिलोसोफर क्वीन की उपाधि दी थी? जॉन के। निम्नलिखित में से किसने गोंडवाना की रानी दुर्गावती पर आक्रमण किया था? आसफ खान ने। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन अकबर का समकालीन था? रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया था? गोंडवाना में। रानी दुर्गावती का जन्म कब हुआ था? 5 अक्टूबर 1524 में। रानी दुर्गावती कौन सा हथियार चलाने में निपुण थी? तीर और बंदूक। रानी दुर्गावती किस पशु के शिकार में विशेष रुचि लेती थी? तेंदुआ। रानी दुर्गावती इलाहाबाद के किस मुगल शासक से लोहा लेने के लिए प्रसिद्ध है? आसफ खान। रानी दुर्गावती किसकी पुत्री थी? राजा पृथ्वी सिंह चंदेल। रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ बनी? बरेला में, जबलपुर। जबलपुर में रानी दुर्गावती के नाम से कौन सा विश्वविद्यालय स्थित है? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। भारत सरकार ने रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर डाक टिकट कब जारी किया? 24 जून 1988 में। रानी दुर्गावती संग्रहालय स्थित है जबलपुर में। रानी दुर्गावती तथा उनके सैनिकों ने आसफ खान के कितने मुगल सैनिकों को मार डाला? 3000 सैनिक। किस मुगल ने युद्ध में रानी दुर्गावती को हाथ, आंख तथा गर्दन में मारा था? वजीर आधार सिंह। रानी दुर्गावती का विवाह दलपत शाह से हुआ था। सावित्रीबाई फूले किसमें सम्मिलित थी? शिक्षण में। सावित्रीबाई फूले द्वारा प्रारंभ किया गया पहला विद्यालय कौन सा? पहला विद्यालय स्थित है भिड़े वाड़ा, पुणे। सावित्रीबाई फूले की मृत्यु किस रोग से हुई? प्लेग से। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सावित्रीबाई फूले का योगदान अत्यधिक प्रशंसनीय है? महिलाओं की शिक्षा। सावित्रीबाई फूले की जयंती 3 जनवरी को मनाई जाती है। उन्हें देश की प्रथम शिक्षक महिला के रूप में जाना जाता है। सावित्रीबाई फूले ने कौन सा संगठन कुशलतापूर्वक चलाया? कामिनी। सावित्रीबाई फूले अत्यधिक मराठी कविता में प्रथम अग्रणी भी थी। मेरी कॉम ने लगातार कितनी बार नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती है? 6 बार। विश्व की एकमात्र महिला बॉक्सर कौन है जो 6 बार वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियन बनी है? मैरी कॉम। मैरी कॉम का पूरा नाम मंगटे चुगनेइंग जेंग मैरी कॉम है। मैरी कॉम का जन्म कब हुआ था? 24 नवंबर 1982 में। मैरी कॉम की प्रेरणा कौन था? डिंगो सिंह। निम्नलिखित में से किसे खेल के क्षेत्र में उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण 2020 में सम्मिलित किया गया? मैरी कॉम को। मैरी कॉम ने अपने डेब्यू टूर्नामेंट में रजत पदक कहाँ जीता था? महिला विश्व एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप, पेंसिल्वेनिया, यूएसए। मैरी कॉम किस संस्था की संस्थापक है जो लड़कियों को अपना बचाव करना सिखाती है? एमसी मैरी कॉम बॉक्सिंग एकेडमी। मैरी कॉम ने कितने AIBA सीनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीते हैं? 5। मैरी कॉम ने दक्षिण कोरिया के इंचियोन में आयोजित एशियाई खेलों में अपना प्रथम पदक कब जीता था? 1 अक्टूबर 2014 में। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 30 मार्च 2016 को किस खिलाड़ी को मानद उपाधि प्रदान की थी? MC मैरी कॉम को। मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी से। मैरी कॉम क्या कहलाना पसंद करती है? सुपर मॉम। मैरी कॉम को राज्यसभा के सदस्य के रूप में किसने नामित किया है? राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। मणिपुर सरकार ने मैरी कॉम को क्या उपाधि दी?
दी है मिथोई लीमा। मेरी कॉम ने किस वर्ष ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? लंदन में आयोजित वर्ष 2012। 2021 टोक्यो ओलंपिक में मेरी कॉम ने कौन सा पदक प्राप्त किया था? कोई पदक नहीं जीता। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? मेरी कॉम को। मेरी कॉम की आत्मकथा अनब्रेकेबल है। मेरी कॉम को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2009 में। मेरी कॉम को किस वर्ष अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? 2003 में। सिंधुताई सपकाल का संबंध किस क्षेत्र से? राजनीति से। सिंधुताई सपकाल को 2010 में अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया है, जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा महिलाओं एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र में परित्यक्त बच्चों की देखभाल के कार्य के कारण अनाथों की मां के रूप में जाना जाता है? सिंधुताई सपकाल। सिंधुताई सपकाल का जन्म कहाँ हुआ था? सतारा में। सिंधुताई सपकाल को प्यार से माई कहा जाता है। सिंधुताई सपकाल ने 1050 अनाथ बच्चों को सिंधुताई ने 1050 अनाथ बच्चों का पालन पोषण किया तथा उनके समर्पण एवं कार्य के लिए 750 से अधिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। तो इसका जो आंसर है 1050 और 750। सिंधुताई ने चिकलदरा में असहाय 84 आदिवासी गांवों के पुनर्वास के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्हें बाघ संरक्षण परियोजना के कारण खाली कर दिया गया था। 2010 में सिंधुताई सपकाल की वास्तविक कहानी से प्रेरित एक बायोपिक से एक मराठी फिल्म मी सिंधुताई सपकाल रिलीज हुई थी। अनाथों की मां के नाम से प्रसिद्ध सिंधुताई सपकाल का निधन कब हुआ था? 4 जनवरी 2022 में। टेसी थॉमस का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1963 में। भारत की मिसाइल महिला के रूप में किसे जाना जाता है? टेसी थॉमस को। DRDO में वैमानिकी प्रणालियों की महानिदेशक कौन है तथा उन्हें भारत की मिसाइल महिला के रूप में भी जाना जाता है? टेसी थॉमस को। टेसी थॉमस को वर्ष 2009 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इंडिया टुडे वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से। ये किसका कथन है कि विज्ञान का कोई जेंडर नहीं होता? टेसी थॉमस का। टेसी थॉमस भारत में एक मिसाइल परियोजना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक थी। टेसी थॉमस DRDO में सम्मिलित हुई 1988 में। भारत में टेसी थॉमस ने अपना संपूर्ण जीवन भारत की किस मिसाइल के विकासशील संस्करणों में व्यतीत किया? अग्नि। इनमें से किस मिसाइल के सफल परीक्षण के पश्चात टेसी थॉमस को भारत की अग्निपुत्री के रूप में संबोधित किया गया था? अग्नि 4। टेसी थॉमस को किस वर्ष अग्नि 4 का परियोजना निदेशक बनाया गया था? 2009 में। टेसी थॉमस को 2009 में 5000 किलोमीटर रेंज की अग्नि 5 परियोजना निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। इंदिरा नूई का जन्म 1955 में हुआ था। इंदिरा नूई किस कंपनी की CEO के रूप में कार्यरत थी? पेप्सिको कंपनी में इंदिरा नूई ने कितने वर्ष कार्य किया? 12 वर्ष। इंदिरा नूई पेप्सिको कंपनी में 5वीं CEO थी। भारत में इंदिरा नूई का मूल स्थान कौन सा था? चेन्नई। इंदिरा नूई पेप्सिको कंपनी की अध्यक्ष और CEO कब बनी? 1994 2006 में। 1994 से 2006 तक। इंदिरा नूई अमेज़न में किस पद पर कार्यरत है? निदेशक मंडल में। 2014 में फोर्ब्स की विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में इंदिरा नूई को 13वां स्थान दिया गया था। 1986 में इंदिरा नूई ऑटोमोटिव डिवीजन डेवलपमेंट टीम में एक वरिष्ठ कार्यकारी के रूप में मोटोरोला में सम्मिलित हो गई।
अब्दुल कलाम ने 2007 में इंदिरा नूई को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। इंदिरा नूई द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। इंदिरा नूई फूड एंड बेवरेज कंपनी में सम्मिलित कब हुई थी? 1994 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सीईओ वर्ल्ड पत्रिका में नूई को 2018 में विश्व की सर्वश्रेष्ठ सीईओ में से एक कहा गया था। इंदिरा नूई फूड एंड बेवरेज कंपनी में कब सम्मिलित हुई? 1994 में। खाद्य एवं पेय पदार्थ कंपनी में इंदिरा नूई का प्रथम पद क्या था? वरिष्ठ उपाध्यक्ष। इंदिरा नूई को 2019 में कनेक्टेड इकोनॉमी रिसोर्स सेंटर का सह निदेशक नियुक्त किया गया था। गोरा देवी का जन्म 1925 में हुआ था। गोरा देवी किस आंदोलन से संबंधित रही है? चिपको आंदोलन से। गोरा देवी को प्रथम पर्यावरण हितैषी पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? 1986 में। गोरा देवी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1991 में। 1962 में गोरा देवी को रेनी गांव में के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। गोरा देवी किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड। चिपको आंदोलन क्या था? पेड़ों की कटाई के विरोध में पेड़ों के चारों ओर महिलाओं का चिपकना और रक्षा, साथ में ये पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था, ये जन आंदोलन था, तो इसलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी। गोरा देवी निम्नलिखित में से क्या थी? पर्यावरणविद थी। उसके बाद में आता है इकाई 4 मतलब कि यूनिट 4 के अब देखेंगे हम ऑब्जेक्टिव कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये लास्ट यूनिट है। इसके बाद में हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। बजट मात्रात्मक अर्थों में तथा एक निर्धारित अवधि के लिए व्यक्त की गई एक अनुमानित योजना का ब्लूप्रिंट है। बजट योजना को एक ठोस रूप में रखता है तथा कार्य का फॉलोअप लेता है। एक बजट एक संचार कम्युनिकेशन उपकरण के रूप में कार्य करता है जो एक संगठन की वित्तीय प्राथमिकताओं को रेखांकित करता है। बजटरी नियंत्रण संगठन को भविष्य की आय व्यय का पूर्वानुमान लगाकर भविष्य की योजना बनाने में सहायता करता है। बजट संगठनों को संभावित समस्याओं की पहचान करने तथा उनके समाधान करने के लिए रणनीतियां विकसित करने में की अनुमति देता है। ये बात सत्य है। बजटरी नियंत्रण एक संगठन के अंदर विभिन्न विभागों तथा इकाइयों की गतिविधियों का समन्वय करने में सहायता करता है। यह संगठनों को व्ययों के लक्ष्य निर्धारित करके तथा उन लक्ष्यों को सापेक्ष वास्तविक प्रदर्शन का पता लगाकर लागतों को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है। बजट अधिक लागत वाले क्षेत्रों की पहचान करता है और सुधारात्मक उपाय करता है। बजट द्वारा संगठनों को का कौशल सुधारने की में सहायता प्राप्त नहीं होती है, असत्य। बजटरी नियंत्रण संगठनों को उनके संसाधनों का कुशलतापूर्वक तथा प्रभावी रूप से उपयोग करके लाभदायकता में वृद्धि करने में सहायता कर सकता है। बजट बनाने की प्रक्रिया के लक्ष्य को वास्तविक कार्यों की योजना बनाने में सहायता, संगठन की गतिविधियों को समन्वय करना, प्रबंधकों तक योजनाओं को पहुंचाना, ये सभी इसके आंसर हैं। प्रबंधक वित्तीय गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए वास्तविक व्यय के साथ तुलना कर सकते हैं। स्वयं की बजट कार्य योजना बनाने के चरण में सम्मिलित है। महिलाओं को उनके वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारण करना चाहिए। साथ में और भी ऑप्शंस हैं। महिलाओं के पास उनकी निजी रिकॉर्डिंग विधि होना चाहिए। महिलाओं को उनकी आय सम्मिलित करना चाहिए। ये सभी इसके ऑप्शन हैं। निश्चित व्यय फिक्स्ड एक्सपेंसेस का उदाहरण है मकान किराया। वेरिएबल एक्सपेंसेस सामान्यतः प्रत्येक माह परिवर्तित होते रहते हैं, ये बात सत्य है। चर व्यय वेरिएबल एक्सपेंसेस का उदाहरण है बिजली का बिल। परिवार का बजट तैयार करने में परिवार की आय के संबंध में सूचना एकत्रित की जाती है। एक पारिवारिक बजट से आपको ये क्या अनुमति प्राप्त होती है? आपके धन को बुद्धिमानी से आवश्यकताओं पर व्यय करना, उन वस्तुओं के लिए धन की बचत करना जिनका आप आनंद लेते हैं किंतु उनके बिना रह सकते हैं, अनपेक्षित व्ययों के लिए धन अलग रखना। बजट निर्माण
में एक डिजिटल बजटिंग टूल का उपयोग करने से कार्य को सरल बनाया जा सकता है, ये बात सत्य है। अनसिक्योर्ड डेब्ट में सम्मिलित किया जा सकता है क्रेडिट कार्ड, शैक्षणिक ऋण, चिकित्सा बिल, ये सभी को डिस्क्रिशनरी व्यय में सम्मिलित किया जा सकता है। बाहर भोजन करना, मनोरंजन, उपहार क्रय करना, ये सभी। एक यथार्थवादी बजट है 50-30-20। प्रत्येक व्यक्ति की धन का प्रबंध करने की भिन्न आदतें, व्यक्तित्व, प्रकार तथा तरीके होते हैं जो उसकी जीवन शैली के अनुरूप होते हैं। व्यक्ति के आय, व्यय तथा प्राथमिकताएं समय के साथ परिवर्तित होंगी, अतः इनका पुनरावलोकन करके बजट का प्रबंधन करना होता है। किसी संगठन में अनावश्यक व्ययों का पता लगाने का उद्देश्य क्या होता है? कंपनी का अनावश्यक धन कहाँ व्यय हो रहा है, कंपनी की अतिरिक्त आय कहाँ से आ रही है। संगठन में अनावश्यक व्ययों का पता लगाने का तरीका नहीं है पेपर वर्क बढ़ाना। अनावश्यक कार्यस्थल में कमी लाना भी अनावश्यक व्यय में कटौती करने का एक साधन हो सकता है। ऊर्जा कुशल तकनीक से किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? ऊर्जा कुशल तकनीक में किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता? ऑनलाइन मार्केटिंग को। बजट नियंत्रण की विधि, ऑपरेटिंग बजट नियंत्रण, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट नियंत्रण, कैश फ्लो बजट कंट्रोल, ये सभी इसके आंसर हैं। किस विधि में पूर्वानुमानित कैश इनफ्लो तथा कैश आउटफ्लो की तुलना कैश में वास्तविक इनफ्लो तथा आउटफ्लो से की जाती है? इसका आंसर है कैश फ्लो बजट कंट्रोल। किस विधि में एक प्लांट या मशीनरी क्रय करने का कार्य सम्मिलित किया जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट नियंत्रण। बजट नियंत्रण की निम्नलिखित में से किस विधि में संस्था के राजस्व का लेखा जोखा रखा जाता है? ऑपरेटिंग बजट नियंत्रण। ऋणग्रस्तता से बचने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपाय किया जा सकता है? सभी न्यूनतम भुगतानों का निपटारा, एक कैश बफर बनाना, क्रेडिट कार्ड ऋणों का भुगतान, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ऋणग्रस्तता से बचने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपाय नहीं किया जाना चाहिए? नियोक्ता द्वारा दिए जाने वाले पीएफ आदि में अपने पक्ष से धन न देना। ऋणग्रस्तता से बचने के लिए ऋणों को भुगतान और निवेश के बीच तुलना करना भी एक साधन है, ये बात सत्य है। एक ऋण चक्र जाल में वह होता है जब व्यक्ति आय से अधिक व्यय करते हैं तथा व्ययों का भुगतान करने के लिए उधार लेते हैं। एक ऋण जाल में फंसने का मुख्य कारण अत्यधिक व्यय है। किसी व्यक्ति के ऋण जाल में फंसने के कारण हो सकता है आकस्मिक चिकित्सा व्यय, नौकरी छूट जाना। कुछ व्यक्ति ब्याज पर लिए जाने वाले ऋण के कठोर नियमों तथा शर्तों को समझ नहीं पाते, ये भी ऋण जाल में फंसने का एक कारण हो सकता है। सत्य, किसी व्यक्ति के लिए एक ऋण जाल से बाहर आना सही योजना के साथ संभव है। ऋण जाल से मुक्त होने के उपाय में सम्मिलित है अधिक ब्याज दर वाले ऋणों का भुगतान पहले करें, अपने आय बढ़ाएं, वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें, ये सभी इसके आंसर है। सुकन्या समृद्धि योजना शासन द्वारा समर्थित बजट योजना है जिसे बालिकाओं के लिए बनाया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना में जमा की जाने वाली न्यूनतम राशि है 250 रुपए। सुकन्या समृद्धि योजना किस योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सुकन्या समृद्धि योजना में बालिका का खाता कितने वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व खोला जा सकता है? 10 वर्ष। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोला जा सकता है डाकघर और अधिकृत बैंक में। सुकन्या समृद्धि योजना में खोला गया खाता परिपक्व होगा खाता खोलने के दिनांक से 21 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर। ये सब क्वेश्चन बहुत जरूरी है सुकन्या योजना के, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आए थे वो तो थोड़ा सा आपके ये बजट के आए थे, तो वो मतलब महिला सशक्तिकरण से इतना रिलेटेड नहीं, पर उन्होंने उसको जोड़ा है ताकि आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाए कि ये जो योजनाएं हैं इनसे रिलेटेड थोड़ा सा आपको ज्ञान देने के हिसाब से दिया। पर ये जो महिलाओं से रिलेटेड पेपर है तो आपको इसमें महिला से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से करना चाहिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना में एक बालिका के नाम पर से कितने खाते खोले जा सकते हैं? 1। सुकन्या समृद्धि खाते में को एक डाकघर बैंक से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। असत्य। बालिका के मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर खाता बंद किया जा सकता है। सत्य। सुकन्या समृद्धि
योजना के खाते में अर्जित ब्याज आईटी एक्ट की किस धारा के अंतर्गत आयकर से मुक्त होता है? धारा 10। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र कब से प्रभावी हुआ? 1 अप्रैल 2023 से। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र की ब्याज दर क्या है? 7.5%। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र में अधिकतम कितनी राशि जमा की जा सकती है? 2 लाख। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र कितनी अवधि के लिए उपलब्ध कराया गया है? 2 वर्ष। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र का लाभ किसे मिल सकता है? बालिका और महिलाओं को। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के लिए एक खाते के खोलने के पश्चात कितनी अवधि में दूसरा खाता खोला जा सकता है? 3 माह में। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र खाता खोलने के लिए एक महिला बालिका के अभिभावक पात्र होते हैं। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के अंतर्गत आंशिक निकासी का प्रावधान नहीं किया गया है। असत्य। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र का खाता धारक खाता खोलने की दिनांक से 1 वर्ष पश्चात खाते की राशि का कितने प्रतिशत तक निकाल सकता है? 40% तक। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के अंतर्गत प्राप्त ब्याज में टीडीएस नहीं काटा जाता। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र खाता किन परिस्थितियों के अंतर्गत 2 वर्ष के पूर्व बंद किया जा सकता है? खाता खोलने के 6 माह पश्चात कोई कारण बताए बिना खाता धारक की मृत्यु होने पर। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र खाता 6 माह पश्चात बंद करने की ब्याज की दर क्या होगी? 5.5%। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र अभिभावक की मृत्यु के उपयुक्त डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने पर भी बंद किया जा सकता है। सत्य। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र किस बैंक द्वारा प्रदान किया जा सकता है? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक कैनरा बैंक, ये सभी आते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र किस बैंक द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता? ओरिएंटल बैंक। ऋण जाल में फंसने के कारण घोटालों और धोखाधड़ियों का शिकार होना भी सम्मिलित है। इसका मुख्य कारण जागरूकता की कमी। सॉफ्टवेयर को एकीकृत करने से लाभ है। मैनुअल रीएंट्री कार्यों में कमी। कंपनी के सॉफ्टवेयर को शेयर करना सरल होता है। बजट संगठन में किसके लिए सार्थक है? कर्मचारियों के लिए, प्रबंधकों के लिए, निवेशकों के लिए, इन सभी के लिए। चर व्यय वेरिएबल एक्सपेंसेस के सही औसत का निर्धारण करने की योग्यता से व्यक्ति वर्ष के अंत तक होने वाले व्ययों को सरलता से अनुमान लगा सकता है। ये बात सत्य है। तो यहीं पे समाप्त होता है आपका महिला सशक्तिकरण वाला जो पेपर है। तो आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ कि मैंने जो है वो स्पीडली आपको जो है बोलता गया हूँ मैं। तो इसका कारण ये है कि वीडियो अगर मैं स्लोली बोलूंगा तो वो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा और थोड़ा सा आपको बोरिंग भी हो सकता है। आप लोग को पढ़ने का मैं तरीका बता देता हूँ कि मेरे जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वाले वीडियो हैं आप उनको जो है स्लो डाउन, स्पीड को डाउन करके और धीरे धीरे सुनेंगे और उसके बाद में फिर जो है आप एक साथ भले ना सुने, कुछ समय बाद फिर वापस से उसको चालू करके सुन लें। तो ऐसे आप जब धीरे धीरे करके उसको सुनेंगे तो आपको वो समझ में भी आएगा और आपको पढ़ने में मजा आएगा। और अगर आप एक साथ से बैठेंगे और एक साथ स्पीड में अगर सुनेंगे तो आपको इतनी जल्दी समझ में भी नहीं आएगा। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा और आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें और उनको भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। और यदि आपको और कुछ भी चीज में मेरी सहायता की जरूरत हो, किसी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी वीडियो आपको चाहिए हो, कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ में ये भी बताएं कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा, आपको हेल्पफुल रहा। तो आपके जो कमेंट्स रहेंगे वो भी मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करेंगे। तो इसी तरीके से चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल पे अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।